Very good evening to all of you. Welcome to LearnX Nursing. As you already know that we had started our NORCET PYQ series in the LearnX Nursing platform for all of you. ठीक है? So today we will discuss the series number 5 of NORCET PYQ series. So start करते हैं. Okay. Question number 1. What has been asked in the question number 1? In a patient, left femoral popliteal bypass grafting surgery has been done. सिंपली अगर हम कहें एक पेशेंट का CABG हुआ है, डेट इज़ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. ठीक है, उसमें से जो ग्राफ्ट लिया गया है वो कहाँ से लिया है? लेफ्ट लेग के फिमोरल पोप्लीटियल एरिया से. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे? आफ्टर 6 आवर्स ऑफ द प्रोसीजर, 6 घंटे के बाद, प्रोसीजर के 6 घंटे के बाद जो डॉर्सल पेडिस पल्स है लेफ्ट लेग की, दैट इज़ नॉट पाल्पेबल. ठीक है, आफ्टर फर्दर असेसमेंट रिवील्स दैट द लेग इज फील लाइक कूल एंड पेल. पहले तो क्या हुआ कि 6 घंटे, प्रोसीजर के 6 घंटे के बाद में जो डॉर्सल पेडिस पल्स है लेफ्ट लेग की, वो पाल्पेबल ही नहीं है, पल्सेस फील नहीं हो रही है लेफ्ट लेग के डॉर्सल पेडिस पल्स. ठीक है, आफ्टर फर्दर असेसमेंट, और असेसमेंट करने के बाद ये पता चला कि जो लेग है लेफ्ट लेग वो ठंडा पड़ गया है. ठीक है, एंड इट्स लुक लाइक पेल. ठीक है, सो व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? ऐसे कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? Yes, what will be the first priority nursing action? Just a minute. Okay. Notify the treating doctor. नर्स क्या करेगी? जो ट्रीट कर रहा है डॉक्टर, जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसको जाके नोटिफाई करेगी, इन्फॉर्म करेगी. रीपोजिशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लेग, उस पेशेंट को रीपोजिशन देगी और उसके बाद में लेग को फिर से रीअसेस करेगी. आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देगी या फिर असेस करेगी ब्लीडिंग के लिए. सी, पेशेंट की पल्सेस नहीं मिलना और उसके बाद पेशेंट के पैर का ठंडा पड़ जाना और पेल पड़ जाना, ऐसे कंडीशन में सबसे पहले नोटिफाई टू द ट्रीटिंग डॉक्टर जो है वो नहीं होता. ठीक है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी. हम आपसे फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा है. ठीक है, आप रीपोजिशन एंड रीअसेस द लेग करेंगे. येस, आप पेशेंट को, हो सकता है ना बहुत देर से, प्रोसीजर के 6 घंटे बाद ऐसी चीज़ हो रही है, कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में, कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन में रहने की वजह से हो सकता है कि जो पेशेंट का पैर है वो कूल पड़ गया हो. ठीक है, ठंडा पड़ गया और जिसकी वजह से पेलनेस दिख रहा हो क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है. तो रीपोजिशनिंग करने से और उसके बाद हम जो है असेसमेंट करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे उस लेग का. ठीक है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे. नो, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट एनी डॉक्टर्स ऑर्डर और एडवाइस यू कांट स्टार्ट द आईवी फ्लूइड. ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? असेस फॉर द ब्लीडिंग. येस, यू कैन असेस फॉर द ब्लीडिंग बिकॉज पेशेंट के पैर में जो है पल्सेस नहीं मिल रही है. ठीक है, सेकेंड थिंग जो है पैर ठंडा पड़ गया, कूल दिख रहा है और पेल भी है. ठीक है, मतलब हो सकता है कि वहाँ कोई तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, ब्लीडिंग की वजह से जो है पेशेंट का जो लेफ्ट लेग है वो कूल है एंड पेल है और पल्सेस भी वहाँ पे फील नहीं हो रही है. तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस हैं जो सही आंसर होते हैं. एक होता है रीपोजिशन एंड रीअसेस द लेग, एक होता है असेस फॉर ब्लीडिंग. बट आपको क्या पूछा गया? व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? सबसे पहले आप क्या करेंगे? पेशेंट को रीपोजिशन करेंगे एंड रीअसेसमेंट करेंगे लेग का. ठीक है, पहले आप पोजीशन देकर देखेंगे कि उसके बाद में लेग की क्या हालत है, उसके बाद पल्सेस मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है असेस फॉर द ब्लीडिंग, ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होती है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. देखो एम्स में कैसा है ना, नॉर्सेट के एग्जाम में आपको प्रायोरिटी बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलते हैं यूजुअली. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? रीपोजिशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लेग. सेकेंड प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी असेस फॉर द ब्लीडिंग एंड थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगी नोटिफाई टू द डॉक्टर. ठीक है, आप डॉक्टर को जो है नोटिफाई करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे एंड स्टार्ट आईवी फ्लूइड. ये डॉक्टर जब आपको एडवाइस करेगा तब आप करेंगे, सो इट विल बी अ फोर्थ प्रायोरिटी. ठीक है, क्लियर है? ओके. Next question. While preparing the medicine, a nurse by mistakenly had needle stick injury. Okay. एक नर्स है जो मेडिसिन प्रिपेयर कर रही है और उसको बाय मिस्टेकली नीडल स्टिक इंजुरी हो गई है. फॉर विच डिजीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस मेजर इज नॉट रिक्वायर्ड. येस, अगर किसी नर्स को या किसी हेल्थ केयर वर्कर को नीडल स्टिक इंजुरी हो जाती है तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस जो है वो हमको लेना पड़ता है. ठीक है, बट आपसे क्या पूछा गया है कि एक नर्स को नीडल स्टिक इंजुरी तो हो गई है, बट ऐसा कौन सा डिजीज कंडीशन है इन ऑप्शंस में से जिसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, पहले बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस.
किसी भी इन्फेक्टेड डिजीज कंडीशन, इन्फेक्टेड यानी कैसा, जो कि ब्लड बॉर्न पैथोजेंस यानी कि ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड से एक्सपोज होने के बाद जो डिजीज कंडीशंस फैलते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, ऐसे कंडीशन में हमको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस बोला गया है, तो प्रोफिलेक्सिस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? पोस्ट एक्सपोजर तो समझ में आ गया कि एक्सपोज होने के बाद, चाहे वो ब्लड हो या बॉडी फ्लूइड हो, ठीक है, बट व्हाट अबाउट प्रोफिलेक्सिस? इट इज एनी एक्शन taken to prevent that disease। नीडल स्टिक इंजुरी के बाद पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस क्यों ज़रूरी होता है? कि हम ऐसा एक्शन ले सके, ऐसा प्रिवेंशन ले सके कि जो डिजीज़ कंडीशन या फिर जो भी इन्फेक्टेड डिजीज कंडीशन की या इन्फेक्टेड पेशेंट की वो नीडल थी जो उस नर्स को या उस डॉक्टर को या उस हेल्थ केयर वर्कर को प्रिक हुई है, तो उसके अगेंस्ट हम उसको प्रिवेंट कर सकें, उस हेल्थ वर्कर को। ठीक है, इसलिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस मेजर्स जो है वो लेते हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस कैसे दिए हैं। हेपेटाइटिस बी, क्या हेपेटाइटिस बी में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हेपेटाइटिस बी में पेप का ज़रूरत है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस का और नॉट रिक्वायर्ड। टेटनस में ज़रूरत है या फिर HIV में ज़रूरत है? आपको कौन सा ऑप्शन निकालना है कि जिसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? येस, इट इज़ टेटनस। Why it is tetanus? Yes, why it is tetanus? Because it spreads by spores of Clostridium tetani bacteria। ठीक है, ये बैक्टीरिया के वजह से जो है ये स्प्रेड आउट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, यूजुअली जो हमारे स्किन में अगर कोई वुंड है, कोई कट है, वहाँ से ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी बैक्टीरिया है ये एंट्री करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, सो टेटनस के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV, दिस 3 आर blood-borne pathogen organism which can spread out through the needle stick injury। क्लियर है? सो टिटनस के लिए हमको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हैंड वॉशिंग? ठीक है, हैंड वॉशिंग करना है, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज वेट द हैंड विथ वाटर, हाथों को गीला करेंगे पानी से। पुट द सोप, ठीक है, सोप लेंगे, हैंड को स्क्रब करेंगे, रिंस विथ वाटर, ठीक है, एंड देन ड्राई द हैंड विथ टिश्यू पेपर। हाथ को गीला करेंगे पानी से, ठीक है, सोप लगाएंगे, हैंड को स्क्रब करेंगे, पानी से फिर से धो लेंगे, देन ड्राई करेंगे हैंड्स को विथ टिश्यू पेपर। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर बी, पुट द सोप, पहले ही साबुन ले लेंगे, उसके बाद हाथों को गीला करेंगे, हैंड्स को स्क्रब करेंगे, रिंस और पानी से हाथों को धो लेंगे और उसके बाद में हाथों को ड्राई करेंगे विथ टिश्यू पेपर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? आप पहले हाथों को गीला करेंगे पानी से, उसके बाद आप साबुन लगाएंगे, देन स्क्रब करेंगे, फिर रिंस करेंगे वाटर से। ठीक है, मतलब पानी से धो लेंगे हाथों को और हाथों को ड्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रायर। ठीक है, देन लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? वेट द हैंड, स्क्रब द हैंड, पुट द सोप एंड रिंस विथ वाटर। ठीक है, ड्राई तो करेंगे ही नहीं, हम तो बस डायरेक्टली ना रिंस विथ वाटर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट थिंग क्या दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड में ड्राई द हैंड विथ टिश्यू पेपर। आपने हैंड वॉशिंग किया और लास्ट में आपने टिश्यू पेपर से अपने हाथों को सुखा लिया। विल इट बी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हैंड वॉशिंग? नो, बिकॉज अगर आपने टिश्यू पेपर से ही अपने हैंड को ड्राई किया, सो अगेन यू इन्फेक्टेड योर हैंड्स। ओके, सो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं रहते। अब दो ऑप्शन है, एक में दिया गया है कि आप हाथों को ड्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रायर, और एक में दिया गया है कि बस साबुन से हाथ धो लेंगे। ठीक है, एक बार आपने हाथों को धो लिया पानी से, तो उसके बाद में आप उसको कहीं पे ड्राई नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ पूरी तरीके से गीले हैं, मॉइस्ट है, तो क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे? क्या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे? यस। सो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि वेट द हैंड विथ वाटर, पुट द सोप, स्क्रब द हैंड, रिंस विथ वाटर एंड ड्राई द हैंड्स विथ ड्रायर। ठीक है, अगर हैंड्स को ड्राई करना है सो ऑलवेज यूज अ ड्रायर।
ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल, एक करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हैंड वॉशिंग पूछा गया है लेकिन कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 34 वीक वुमेन एडमिटेड इन लेबर रूम. ठीक है, 34 वीकर है मतलब प्री टर्म है. एडमिटेड इन लेबर रूम विथ कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड फ्लूइड इज लीकिंग. ओके, 34 वीकर फीमेल है, दैट इज प्री टर्म है, प्री टर्म है. ठीक है, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है और फ्लूइड लीकिंग हो रहा है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीकेज है, मतलब हो सकता है कि वहाँ पे प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है. ठीक है, आफ्टर असेसमेंट रिवील्स, असेसमेंट करने के बाद पता चला कि बीपी 100/70 है, दैट इज बीपी इज गोइंग लोअर डाउन, और पल्स रेट जो है 86 है, मतलब पल्सेस हार्ट रेट इज इंक्रीजिंग, एंड मेम्ब्रेन हैज रप्चर्ड. यस, ठीक है, PROM की कंडीशन है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. देन व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन. देखो आपसे ये पूछा गया है कि एक प्री टर्म, ठीक है, प्री टर्म जस्टेशन दैट इज 34 वीकर जस्टेशन की जो वुमेन है वो आपके पास एडमिट हो रही है, जिसको एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट है. ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक आउट हो रहा है. असेसमेंट करने के बाद ये पता चलता है कि बीपी जो है वो थोड़ा लोअर साइड चल रहा है और जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा हायर साइड चल रहा है, मतलब थोड़ी सी शॉक की कंडीशन भी हो रही है, हाइपोटेंशन की भी कंडीशन हो रही है. ठीक है, और जो मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर्ड है, मतलब प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है. तो ऐसे कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगी? विल यू डू असेस फीटल हार्ट रेट. आप एमनियोटिक फ्लूइड की क्वालिटी चेक करेंगे कलर एंड ऑर्डर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, कि उसकी स्मेल कैसी है, उसका कलर कैसा है. बिगिन द लेबर प्रोसेस इमीडिएटली. सी, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है. ठीक है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है. ठीक है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है तो बच्चा खतरे में है अभी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई है. इट्स ओनली 34 वीक. सो आप यहाँ पे ना एमनियोटिक फ्लूइड की क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे कलर एंड ऑर्डर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. नो, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ नहीं करेंगे. आपके पास दो ऑप्शन बचता है, एक की फीटल हार्ट रेट असेस करेंगे, दूसरा आप बिगिन करेंगे लेबर प्रोसेस इमीडिएटली. ठीक है, सी, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जब होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. राइट डाउन दैट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस. एक होता है कॉर्ड प्रोलैप्स और एक होता है कॉर्ड कंप्रेशन. सी, आई टोल्ड यू, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है ना वो ओलिगोहेड्रोमियोस की वजह से भी होता है और वो ओलिगोहेड्रोमियोस कॉज भी करता है. ठीक है, जब ओलिगोहेड्रोमियोस की कंडीशन होती है लेस देन 200 ml एमनियोटिक फ्लूइड उस फीमेल में प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, उस समय क्या होता है ना कि वो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा सकती है. ठीक है, लाइक डैट जो ओलिगोहेड्रोमियोस है, सो ओलिगोहेड्रोमिया प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई है तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना वो कम हो गया है. अब एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से क्या होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है. ठीक है, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है. और अब जब ये कॉर्ड कंप्रेशन होगा, ठीक है, दिस कॉर्ड कंप्रेशन विल लीड टू FHR डेसलरेशन. ठीक है, फीटल हार्ट रेट जो है वो डेसलरेट करेंगे. ठीक है, फीटल हार्ट रेट डेसलरेशन हो रहा है मीन्स, और ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. इसलिए यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी दैट इज असेस फीटल हार्ट रेट. ठीक है, देखो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की कंडीशन अगर हो रही है मतलब वहाँ पे ओलिगोहेड्रोमियोस हो रहा है. ठीक है, ओलिगोहेड्रोमियोस हो रहा है, इट मीन्स पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस है उसके कॉर्ड प्रोलैप्स एंड कॉर्ड कंप्रेशन. ठीक है, कॉर्ड कंप्रेशन अगर होता है तो फीटल हार्ट रेट डेसेलरेट करेगा, जितना नॉर्मली उसके फीटल हार्ट रेट उसके एसेलरेशंस आने चाहिए वो नहीं आएंगे नॉन स्ट्रेस टेस्ट में. सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज first you have to assess the fetal heart rate, then you will go for the labor process immediately. Okay, so correct answer will be assess fetal heart rate. Clear? Okay, next question. A new nurse is caring for an adolescent in the trauma unit who has injuries सेकेंडरी टू द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट. ठीक है, एक RTA का केस आया है, उसको एक न्यू नर्स जो है वो ट्रॉमा यूनिट में देख रही है. न्यू नर्स, ठीक है, न्यू नर्स है. द नर्स हैड स्टार्टेड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. उस नर्स ने क्या स्टार्ट किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दिया. ठीक है, आफ्टर 30 मिनट द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ नोजिया, हेडेक,
चिल्स एंड मसल स्टिफनेस। 30 मिनट्स के बाद क्या होता है, जो पेशेंट जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया गया था उसको नोजिया, हेडेक, चिल्स एंड मसल स्टिफनेस होना स्टार्ट हो गया। अब एन ऑब्जर्विंग नर्स should determine that the new nurse intervened appropriately when the new nurse took which action first। अब जो नई नर्स है वो ऐसा क्या एक्शन लेगी ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट में देखने के बाद, जिससे कि ऑब्जर्विंग नर्स कहेगी यस शी डिड द करेक्ट थिंग। ठीक है, ऑब्जर्विंग नर्स न्यू नर्स के कौन से एक्शन पे कहेगी डेट यस यू डिड द राइट थिंग। ठीक है, न्यू नर्स ने वाइटल साइंस चेक किए, उसने प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल किया, इन्फॉर्म किया, फ्लश किया इन्फ्यूजन ट्यूबिंग विथ नॉर्मल सलाइन एंड रीस्टार्टेड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उसने स्टॉप किया ट्रांसफ्यूजन को। पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सो फर्स्ट प्रायोरिटी में नर्स क्या करेगी, शी विल स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले जो हम करेंगे दैट इज स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद में आता है टू इन्फॉर्म द डॉक्टर, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, और कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद में जो है वो वाइटल साइंस लिए जाते हैं एंड वॉट एवर द डॉक्टर विल एडवाइज और सजेस्ट और गिव द ऑर्डर दैट अ नर्स हैज़ टू फॉलो। ठीक है, थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में उसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, सी 3 kinds of blood transfusion reactions are there and main nursing responsibilities। ठीक है, फर्स्ट आता है हीमोलाइटिक रिएक्शन। Write down in hemolytic reaction usually occurs within first 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, यूजुअली 10 से 15 मिनट में जो है ये हीमोलाइटिक रिएक्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिम्टम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, यस साइन एंड सिम्टम्स इन हीमोलाइटिक रिएक्शंस आर शिवरिंग, हेडेक, फ्लैंक पेन, ठीक है, इंक्रीज पल्स एंड आरआर। ये किस में मिलेगा, हीमोलिटिक रिएक्शन में। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन कौन सा होता है, फेब्राइल रिएक्शन। फेब्राइल रिएक्शन जो है इट यूजुअली ऑकर्स विथिन 30 मिनट्स, यूजुअली ऑकर्स विथिन 30 मिनट्स। ठीक है, एंड इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इन फेब्राइल रिएक्शन वो कौन से होते हैं, दैट इज चिल्स, फीवर, मसल स्टिफनेस, जो हमने अभी हमारे क्वेश्चन में भी यही चीज़ें दी थी, मतलब कि हमारा पेशेंट कौन से रिएक्शन शो कर रहा था, फेब्राइल रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर 30 मिनट्स उसने चिल्स, फीवर, मसल स्टिफनेस, हेडेक, ये सारी चीज़ें जो है शो अप की थी। ठीक है, देन थर्ड एक रिएक्शन होता है दैट इज एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये कब से कब तक के होता है, यूजुअली ऑकर्स ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एंड टिल द एंड, यूजुअली occurs during transfusion and till the end। ठीक है, कभी भी हो सकता है। ओके, अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं, यस व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स इन एलर्जिक रिएक्शन, दैट इज हाइव्स, हाइव्स मीन्स ईचिंग, ठीक है, वीजिंग, फ्लशिंग, pruritus। ठीक है, all pruritus, okay, pruritus, all these things will be seen in allergic reactions। ठीक है, now main nursing responsibility, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या करेंगे, स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली, स्टॉप, इन तीनों में से कोई भी टाइप का रिएक्शन हो, stop the blood transfusion immediately, stop the blood transfusion immediately, it is first priority। चाहे कोई भी तरीके का रिएक्शन हो तीनों में से, you have to stop the infusion immediately, and second is inform on duty doctor,
inform on duty doctor. It is the second priority. Clear everyone? ठीक है. सो कोई भी रिएक्शन हो, आपकी दो मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. फर्स्ट प्रायोरिटी स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली एंड सेकेंड इज इन्फॉर्म ऑन ड्यूटी डॉक्टर. क्लियर. एंड वन मोर थिंग इज फर्स्ट 15 मिनट्स, जब भी आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया है, फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड मॉनिटर द क्लाइंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आना होगा वो स्टार्टिंग 15 मिनट्स में भी आता है. ठीक है. सो फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन आर द मोस्ट क्रिटिकल. सो असाइन नर्स शुड स्टे विद द क्लाइंट. ठीक है. स्टार्टिंग के 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में जो है रिएक्शंस दिखने शुरू हो जाएंगे. सो फर्स्ट 15 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच रिएक्शन? हीमोलाइटिक रिएक्शन. ठीक है. आफ्टर 30 मिनट्स कौन से रिएक्शंस आते हैं? फेब्राइल रिएक्शंस. और एलर्जिक रिएक्शंस कब आते हैं? कंप्लीट ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन से लेके एंड ऑफ द ट्रांसफ्यूजन तक के. क्लियर? ओके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रीनलिन दैट इज एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन. ठीक है. नियोनेटल रिससिटेशन का चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है? इट इज 3:1. ठीक है. इट इज chest compression एंड वेंटिलेशन रेशियो. ठीक है. आपसे पूछा गया है कि जब नियोनेटल रिससिटेशन हो रहा है तो आप रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनलिन कितना देंगे? 1 mg per kg body weight, that is 1 ml in 1/1000 dilution. 0.1 mg per kg body weight, that is 0.1 ml in 1:10,000 dilution. 0.01 mg per kg body weight, that is 0.1 ml in 1:10,000 dilution. या फिर 0.5 mg per kg body weight, that is 0.1 ml in 1:1000 dilution. C, always it is in 1:10,000 dilution. और जब भी 1:10,000 dilution आता है तो it is 0.01 mg per kg body weight, that is 0.1 ml in 1:10,000 dilution. ठीक है. ये आपको अच्छे से मगअप करना ही पड़ेगा कि नियोनेटल रिससिटेशन में कितना डोज देंगे? 0.01 mg 1/10,000 dilution. क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. अ क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग फॉर चेस्ट पेन. ठीक है. आपके पास एक पेशेंट आ रहा है. ठीक है. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिसको चेस्ट पेन हो रहा है. असेसमेंट शोज वाइटल साइंस डेट इंक्लूड अ ब्लड प्रेशर ऑफ 150/88. ठीक है. हाई ब्लड प्रेशर शो कर रहा है, चेस्ट पेन भी हो रहा है, पल्स इज 88. ठीक है. एंड रेस्पिरेशन इज 20 breaths per minute. द नर्स एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन. ठीक है. नर्स ने क्या दिया है? एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन 0.4 mg sublingually. The treatment is found to be effective when the reassessment of vital signs shows which data. सी, आपके पास एक पेशेंट आया है जिसको चेस्ट पेन हो रहा था. ठीक है. उसके साथ साथ जब वाइटल साइंस देखे तो बीपी जो है वो रेज्ड है, हार्ट रेट भी थोड़ा सा रेज दिख रहा है, रेस्पिरेशन इज नॉर्मल. ठीक है. नर्स एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन चेस्ट पेन के लिए जो है और बीपी के लिए जो है एंटीजी जो है 0.4 mg सबलिंगुअली दे दिया है. ठीक है. अब ट्रीटमेंट जो हमने दिया है एंटीजी वो इफेक्टिव है, ऐसा हमें कौन से वाइटल साइन से पता चलेगा? ठीक है. जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली कर लेंगे, उसके बाद जब हम रीअसेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस करेंगे तो वाइटल साइंस में ऐसा कौन सा इंप्रूवमेंट दिखेगा या वाइटल साइन में ऐसा कौन सा चेंज दिखेगा जो ये बताएगा कि जो आपने नाइट्रोग्लिसरीन का ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दिया था वो इफेक्टिव था. ठीक है. सो ऑप्शन इज बीपी दिखेगा 160/70 और पल्स दिखेंगे 98 एंड आरआर विल बी 20. बीपी विल बी 90/60, पल्स विल बी 48 एंड आरआर विल बी 24. ठीक है. बीपी विल बी 170/82, पल्स विल बी 60 एंड आरआर इज 24 breaths per minute. बीपी इज 88/56, पल्स इज 92 एंड आरआर इज 20 breaths per minute. सी, एक चीज़ याद रखिएगा, एनटीजी. ठीक है. नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है? वैसोडाइलेशन. ठीक है. और वैसोडाइलेशन में हमेशा क्या होता है? बीपी लोअर साइड जाता है. ठीक है. दूसरा चीज़, इसका एक एक्शन हो गया, इट डिक्रीजेज बीपी. ठीक है. साथ ही वैसोडाइलेशन क्या करता है?
इट रिड्यूसेस प्रीलोड, ठीक है, एंड डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और बीपी भी डिक्रीज हो रहा है, सो योर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बीपी इज 88/56 एंड पल्स इज 92 बीट्स पर मिनट, दैट इज 20 ब्रेथ्स पर मिनट, ओके। बिकॉज एनटीजी ऑलवेज कॉजेज वैसोडाइलेशन, ठीक है, बीपी कम करता है, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नर्स जेरेमी इज इवेलुएटिंग अ क्लाइंट्स फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्डेड, ठीक है। नर्स जर्मी जो है वो इवेलुएट कर रही है क्लाइंट का फ्लूइड इनटेक एंड फ्लूइड आउटपुट, सॉरी फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट शुड रिलेट इन विच वाई। आपसे ये पूछा गया है कि जो फ्लूइड इनटेक होता है पेशेंट का और जो आउटपुट होता है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, एक दूसरे से मैच आउट करना चाहिए, ठीक है, उनका रिलेशन कैसा होगा। फ्लूइड इनटेक शुड बी डबल द यूरिन आउटपुट, फ्लूइड इनटेक जो है वो हमेशा यूरिन आउटपुट से डबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लूइड इनटेक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द यूरिन आउटपुट, जितना इनटेक होता है उतना ही लगभग यूरिन आउटपुट होना चाहिए, या फिर जितना यूरिन आउटपुट आता है उतना ही लगभग इनटेक होना चाहिए, ठीक है। फ्लूइड इनटेक शुड बी हाफ द यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट से फ्लूइड इनटेक हमेशा हाफ होना चाहिए, या फिर फ्लूइड इनटेक शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूरिन आउटपुट। सी कभी भी फ्लूइड इनटेक जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, ठीक है, ना कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये दोनों ही चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। देन फ्लूइड इनटेक शुड बी हाफ द यूरिन आउटपुट, अगर यूरिन आउटपुट से फ्लूइड इनटेक हाफ है तो पेशेंट जो है ना वो डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, तो क्या ये रिलेशन नॉर्मल हुई? नो, इट विल ऑल्सो नॉट नॉर्मल। देन फ्लूइड इनटेक शुड बी डबल द यूरिन आउटपुट, जितना यूरिन आउटपुट आ रहा है उससे डबल उसको इनटेक लेना है, तो ऐसी कंडीशन क्या करेगी? फ्लूइड रिटेंशन करवाएगी, ठीक है। सो ये भी जो है एक नॉर्मल रिलेशन नहीं बताता, बट येस फ्लूइड इनटेक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, कंप्लीटली इक्वल तो नहीं, थोड़ा 100-200 का चलेगा डिफरेंस, ठीक है, बट इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द यूरिन आउटपुट, ठीक है। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse is preparing a newborn with myelomeningocele sac for surgery. एक बेबी है जिसको स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा तो बट कैसा वाला है? इट इज प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें और मेनिंजेस भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, जिसका प्रोट्रूजन ऑफ सैक है वो सैक विजिबल है, ठीक है, और उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द सर्जरी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू कीप द साइट स्टेराइल एंड प्रोटेक्टेड इज टू, जो सैक आपको दिख रहा है जिसमें मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड ये सारा का सारा चीज़ें इन्वॉल्व है, उस सैक को आपको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है उस बेबी के लिए, साथ ही साथ आपको उस सैक को प्रोटेक्ट करके रखना है और उसको स्टेराइल रखना है कि कहीं वो फूट ना जाए, उसमें इन्फेक्शन ना चला जाए, ठीक है। सो उसके लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगा? नर्सिंग इंटरवेंशन, लीव द सैक एज इट इज़ एंड एक्सपोज इट टू एयर, वो सैक को आप ऐसे कैसे छोड़ दो और एयर से एक्सपोज आउट होने दो। अप्लाई करो पेट्रोलियम, ठीक है, एज एन ऑइंटमेंट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द सैक, उस सैक को कवर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देने के लिए पेट्रोलियम अप्लाई करो, ठीक है। कवर द सैक विद द मॉइस्ट सलाइन ड्रेसिंग, ठीक है, एक मॉइस्ट सलाइन की जो नॉर्मल सलाइन की ड्रेसिंग होती है बस वो एक ड्रेसिंग उसके ऊपर छोड़ दो, कवर करके रखो उस सैक को, ठीक है, या फिर अप्लाई करो ड्राई ड्रेसिंग ओवर द सैक, जो सैक है उसके ऊपर ड्राई ड्रेसिंग लगाओ। सी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको माइलोमेनिंगोसील के बच्चे को प्रिपेयर करना है सर्जरी के लिए, जो सैक है वो कभी भी फूटना नहीं चाहिए। अगर वो सैक इरिटेट हो गया, वो फूट गया, तो इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऊपर से इसमें मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ इन्वॉल्व है, ब्रेन को डायरेक्टली इन्फेक्शन चला जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग हमको उसको फूटने नहीं देना है। अब देखो, अगर आपने लीव द सैक एज इट इज़ एंड एक्सपोज इट टू एयर, अगर आपने उसको एयर को छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ड्राई हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो ड्राई हो गया तो वो क्या हो गया? बर्स्ट हो सकता है, इजीली जो है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है, तो ये तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमको उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। देन अप्लाई ड्राई ड्रेसिंग ओवर द सैक, नो, फिर अगेन अगर आपने उसको ड्राई ड्रेसिंग रखी तो वो फिर से मॉइस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी, तो वो इरिटेट हो सकता है और वो म्यूकोसा फट सकता है, ठीक है, जो सैक है वो फट सकता है। देन अप्लाई पेट्रोलियम एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सैक, बार बार अगर आप उसके ऊपर पेट्रोलियम लगाएंगे तो वो सैक जो है इरिटेट होकर फट सकता है,
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बट येस, आपको उसको एक सलाइन ड्रेसिंग से मॉइस्ट रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर स्पाइना बाइफिडा का बच्चा ऐसा है जो कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, ठीक है, वो सैक आपको क्लियरली विजिबल है और आप उसको सर्जरी के लिए उस बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलवेज कीप दैट सैक मॉइस्ट, ठीक है, आपको उसको हमेशा मॉइस्ट रखना। और किससे मॉइस्ट रखेंगे? नॉर्मल सलाइन की ड्रेसिंग से, ठीक है। जस्ट एक गॉस पीस ले लीजिए जिसको आपने नॉर्मल सलाइन से सोक कर लिया और उस सैक के ऊपर उसको बस कवर कर दो। मॉइस्ट रहेगा तो उस सैक की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी और वो जो सैक है वो फटेगा नहीं और बच्चे को इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ हम उस बच्चे को प्रिपेयर रख सकते हैं फॉर द सर्जरी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी कवर द सैक विथ मॉइस्ट सलाइन ड्रेसिंग। Clear everyone? Okay. Next question. ठीक है, which statement is true except, सारे के सारे ट्रू जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है किसी एक को छोड़ के, ठीक है। जो FFP है उसको आप 42 डेज तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। PRBC इन्फ्यूज करना पड़ता है विद इन 4 to 6 आवर्स। प्लेटलेट्स कैन बी स्टोर्ड 20 डिग्री सेल्सियस। PRBC can be stored up to 42 days. See, PRBC को हम 42 डेज तक के जो है स्टोर कर सकते हैं बिकॉज इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो होती है 21 to 42 डेज, ठीक है। ये आपको स्टोरेज पे पूछा था, ठीक है। देन PRBC का अगर हम टेम्परेचर पूछते हैं, स्टोरेज टेम्परेचर, सो इट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन प्लेटलेट्स कैन बी स्टोर्ड 20 डिग्री सेल्सियस, येस, 20 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस यू कैन स्टोर इट, ठीक है। देन PRBC इन्फ्यूज विद इन 4 to 6 आवर्स। जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स है उसको आपको इन्फ्यूजन करना है विद इन 4 to 6 आवर्स। यूजुअली इट शुड बी डन विद इन 4 आवर्स, ठीक है, बिकॉज नहीं तो बैक्टीरियमिया के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। बट येस, 4 से 6 घंटे के बीच में ये ख़त्म होना चाहिए। अगेन दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। FFP कैन बी स्टोर्ड अप टू 42 डेज, नो, FFP जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। और इसका भी जो टेम्परेचर होता है FFP का, दैट इज, यस सॉरी, -18 डिग्री सेल्सियस पे जो है आप FFP को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 1 ईयर, नॉट फॉर 42 डेज, एंड इट कैन बी स्टोर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस। So which statement is true except FFP cannot be stored up to 42 days, it can be stored up to 1 year, ठीक है। -18 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर अप करते हैं। PRBC जो है हम 4 to 6 आवर्स में इन्फ्यूज करते हैं। प्लेटलेट स्टोर करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 to 24 डिग्री सेल्सियस वी कैन से। और PRBCs जो है वो हम स्टोर करते हैं अप टू 42 डेज। क्लियर? ओके, नाउ मेक अ चार्ट, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक इसमें लिखिए ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ लिखिए कि कितने वॉल्यूम में वो आपको अवेलेबल रहता है, ठीक है। यहाँ लिखिए स्टोरेज टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ लिखिए शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ भी बोल सकते हो या फिर स्टोर्ड अप टू कितने डेज, स्टोर्ड अप टू डेज। क्लियर? सी, ब्लड प्रोडक्ट फर्स्ट आप लिखिए होल ब्लड, कितने वॉल्यूम में तक के, 350 ml, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस एंड शेल्फ लाइफ इज 21 to 42 डेज तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड आता है PRBC, अगेन इट इज़ 350 ml एंड इट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस, अगेन इट इज़ 21 to 42 डेज। यूजुअली हम अभी होल ब्लड देते नहीं हैं, पहले हम देते थे, आजकल सिर्फ PRBCs जो है वो दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका FFP, ठीक है। FFP जो है 200 ml का वॉल्यूम आपको मिलता है नॉर्मली, ठीक है। देन -18 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको स्टोर आउट कर सकते हैं एंड इट कैन बी स्टोर्ड अप टू टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आएगा RDP, ठीक है, दैट इज रैंडम डोनर प्लेटलेट, और एक आता है SDP, दैट इज सिंगल डोनर प्लेटलेट, ठीक है। देन ये कितने क्वांटिटी में आता है, 50 to 70 ml, ओके। और ये आता है
200 ml की क्वांटिटी में. वाई इट इज़ 200? बिकॉज ये हमको सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में हम सिंगल डोनर प्लेटलेट देते हैं. ठीक है, इसका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसका भी सेम 20 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस. और ये कितने दिन तक इसका शेल्फ लाइफ होता है या स्टोर कर सकते हैं? इट इज़ फॉर द 5 days. क्लियर? देन नेक्स्ट इज क्रायो प्रेसिपिटेट. सी, ये चार्ट आप सभी लोग बनाइए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है. ये आता है 10 to 20 ml. ठीक है, क्रायो प्रेसिपिटेट हम क्लॉटिंग फैक्टर के टाइम पे देते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स में. ठीक है, -18 डिग्री सेल्सियस जो है इसका स्टोरिंग टेम्परेचर होता है. एंड इट ऑल्सो कैन गिव अप टू 1 year. ठीक है, 1 year तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं. क्लियर? होल ब्लड PRBC 350 ml 4 डिग्री सेल्सियस एंड 21 to 42 days यू कैन स्टोर इट अप. FFP 200 ml की वॉल्यूम में आपको यूजुअली मिलता है एंड इट इज -18 डिग्री सेल्सियस एंड इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 1 year. RDP एंड HDP. RDP इज डेट इज रैंडम डोनर प्लेटलेट. 50 to 70 ml ही आप लोग फर्स्ट इन्फ्यूज करते हैं, वो भी माइल्ड और मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अकॉर्डिंग टू द प्लेटलेट लेवल्स ऑफ द पेशेंट. ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर द 5 days यू कैन स्टोर इट अप. ठीक है, देन आता है सिंगल डोनर प्लेटलेट. 200 ml की वॉल्यूम में 20 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, और कब तक स्टोर, कितने डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं? डैट इज़ फॉर 5 days. क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है, 10 to 20 ml में मिलता है, -18 डिग्री सेल्सियस एंड 1 year तक के यू कैन स्टोर इट अप. क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रेग्नेंट वुमेन एट 28 weeks of gestation. ठीक है, a pregnant woman at 28 weeks of gestation visited antenatal clinic at a primary health care center for the first time. Her hemoglobin level was found to be 9 gram. ठीक है, the therapeutic management will include. आपके पास 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में एक फीमेल आपके पास आ रही है फर्स्ट टाइम. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ चेकअप के लिए. ठीक है, और आपने देखा कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 9 ग्राम आया. तो आप थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में क्या उसको देंगे, कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? सी, इफ HB इज लेस देन 11 ग्राम पर DL इट इंडिकेट्स अनेमिया इन प्रेगनेंसी. ठीक है, तो अब इस फीमेल को एनीमिया तो है, तो आप थेराप्यूटिक डोसेस कैसे देंगे? ठीक है, 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जिसमें कि 60 mg एलिमेंटल आयरन है और 500 mcg फॉलिक एसिड है, डेली देंगे. सेकेंड ऑप्शन इज 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जिसमें कि 60 mg एलिमेंटल आयरन है और 500 mcg फॉलिक एसिड है, पर आप ये वीकली देंगे. ठीक है, फर्स्ट क्या था, डेली आप देंगे एक IFA की टैबलेट, वीकली आप एक IFA की टैबलेट देंगे. सेकेंड में आया कि 2 IFA टैबलेट्स देंगे, 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mcg फॉलिक एसिड डेली. आप 2 IFA टैबलेट्स देंगे जिसमें कि 60 mg एलिमेंटल आयरन है और 500 mcg फॉलिक एसिड, और ये आपको रोज़ देना है. ठीक है, देन फोर्थ ऑप्शन आता है डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सी, 9 ग्राम पर DL है, डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है. अगर हमको इंजेक्टेबल देना भी पड़ा तो हम फेरस सल्फेट के इंजेक्शंस पहले देंगे. ठीक है, डायरेक्टली वी विल नॉट गो टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पेशली टू द प्रेग्नेंट लेडी. ठीक है, अब ये 3 कंडीशंस जो आए हैं, 1 IFA टैबलेट डेली, 1 IFA टैबलेट वीकली या फिर 2 IFA टैबलेट डेली. सी, फॉर दिस ना फर्स्ट यू राइट इट डाउन. एक होता है प्रोफिलेक्टिक डोज. एक हम प्रोफिलेक्टिक डोज देते हैं. ठीक है, IFA का इन एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज 1 IFA टैबलेट जिसमें कि 60 mg एलिमेंटल आयरन है. ठीक है, एंड 500 mcg फॉलिक एसिड है. ठीक है, बट ये हम देते कैसे हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज 4 month ऑफ प्रेगनेंसी, और ये कब तक देते हैं? फॉर 180 days, दैट इज फॉर 6 months. 4th मंथ से आप चालू करोगे. ठीक है, और 6 months तक के इसको कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, देन
ये हो गया प्रोफिलेक्टिक डोज, ठीक है। प्रोफिलेक्टिक डोज कब स्टार्ट करेंगे आप, जब उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है जितना प्रेगनेंसी में चाहिए, ठीक है। प्रोफिलेक्टिक बेसिस पे देंगे, उसको प्रिवेंट करना है कि उसको पूरी कंप्लीट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एनीमिया ना हो, उसके लिए हम इस तरीके से देंगे। एक आता है थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज कब देंगे हम, जब उस प्रेग्नेंट फीमेल को एनीमिया हो चुका है। दैट टाइम व्हाट काइंड ऑफ डोज यू विल गिव, यू विल गिव 2 IFA टैबलेट जिसमें कि 60 mg एलिमेंटल आयरन है, 500 mcg फॉलिक एसिड है, ठीक है। और कब तक के देंगे, 2 IFA टैबलेट डेली फॉर 1 मंथ। क्लियर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज 2 IFA टैबलेट डेली, 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mcg फॉलिक एसिड जो है आप डेली देंगे एज अ थेरेप्यूटिक पर्पस। अगर प्रोफिलेक्टिकली बात आता तो 1 IFA टैबलेट जिसमें कि 60 mg एलिमेंटल आयरन है, 500 mcg फॉलिक एसिड है। IFA टैबलेट का कंटेंट याद रखना, बिकॉज कभी कभी 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mcg फॉलिक एसिड जो कंटेंट है ये भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्लियर। प्रोफिलेक्टिक डोज देंगे आप कंप्लीटली 6 मंथ्स के लिए। थेराप्यूटिक डोज जो है वो आप डेली एक टैबलेट, 2 टैबलेट लेने के लिए बोलेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर कंप्लीटली 1 मंथ डेली, ठीक है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग कंडीशन हनी लाइक crust are seen around the mouth in a baby. Identify the following skin disease. आपके सामने पिक्चर दिया गया है और उस पिक्चर में उस डिजीज कंडीशन का एक कैरेक्टरिस्टिक भी बताया है, दैट इज हनी लाइक क्रस्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्किन डिजीजेस। क्या ये स्कैबीज है, यस। क्या ये इम्पैटिगो है, या फिर ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, या फिर ये एक रैश है। सी इट इज़ नॉट अ रैश, ठीक है। स्कैबीज में क्या होता है, यस। स्कैबीज का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इट ऑलवेज हैव ईचिंग, ठीक है, ईचिंग विथ रैश। और ये जो ईचिंग होता है स्पेशली एट नाइट, ठीक है। पर ये स्कैबीज तो नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई रैश नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड क्या है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एक्जिमा। इसमें भी कुछ नहीं होता, रैश होता है और ईचिंग होती है, ठीक है। ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे इम्पैटिगो होगा, ठीक है। क्यों इम्पैटिगो, सबसे पहले यहाँ पे एक आपको बच्चे का इमेज दिया हुआ है। इम्पैटिगो जो है वो यूजुअली बच्चे को होता है, ठीक है। इम्पैटिगो के बारे में आई वॉन्ट प्लीज राइट इट डाउन। It is a highly contagious स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। और ये यूजुअली क्यों होता है, ड्यू टू पुअर हाइजीन, ठीक है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम लिखिए, दैट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अगर आपसे पूछा गया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पैटिगो इज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पैटिगो इज, इट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बॉडी पार्ट, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड बॉडी पार्ट कौन सा होता है, इट इज अराउंड द माउथ एंड नेक, अराउंड द माउथ एंड नेक, ठीक है। एंड इसका मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फिर बोलो कार्डिनल साइन क्या होता है, हनी लाइक क्रस्ट, ठीक है। शहद जैसे क्रस्ट जो है वो दिखेंगे, ठीक है, हनी कलर्ड क्रस्ट। सो ये क्या हो गया हमारा इम्पैटिगो, ठीक है। क्लियर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ बने रहिए कंप्लीट PYQ सीरीज तक के। डेफिनेटली इसमें से कम 5 क्वेश्चंस तो भी ज़रूर रिपीट होंगे, ठीक है। These all are PYQs questions. Definitely this will be helpful for all of you.